हेलो प्यारे बच्चों आज हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फ्रिक्शन लॉज ऑफ मोशन का बहुत एसेंशियल पार्ट है और इस चैप्टर से कंप्लीशन होता है आपके कॉन्सेप्ट्स का कि जो आप पढ़ रहे थे, बहुत सारे अभी तक क्वेश्चन दिमाग में घूमते रहते हैं, तो उन सारी बातों को क्लियर करता है ये चैप्टर। और बहुत कंसेप्ट हैं इसमें, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप और डिटेल में पढ़ेंगे। ये जैसे मैं बता रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में कि ये सारी डिटेल थ्योरी है, ठीक है। और वीडियो के बीच में एक इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए, अगर आप सीबीएसई 11-12 में पढ़ रहे हैं तो देखिए। शुरुआत करते हैं बच्चों। व्हाट इज फ्रिक्शन? तो जनरली जैसे अगर मैं बहुत ज़्यादातर बच्चों से पूछता हूँ व्हाट इज फ्रिक्शन, तो एक ही आंसर आता है, सर अ फोर्स विच अपोज द मोशन। लेकिन ध्यान से देखना बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स नहीं है जो मोशन का अपोज करता है। इसकी वजह से हम चल पाते हैं, मोशन को हेल्प भी करता है, अपोज भी करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, स्लिपिंग को अवॉइड करता है। जैसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, अ फोर्स which oppose the relative motion, ठीक है। और कुछ केसेस में रिलेटिव मोशन के साथ साथ हम इम्पेंडिंग मोशन का भी बोलते हैं। अब इम्पेंडिंग मोशन क्या होता है अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, ठीक है। अ फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन और इम्पेंडिंग मोशन, ये क्या है अभी समझाता हूं। देखो बच्चों, एक होता है मोशन, जैसे मेरा हाथ ये मूव कर रहा है, मोशन है। एक होता है रिलेटिव मोशन, स्लिपिंग, जैसे ये दोनों हाथ अगर ऐसे मूव कर रहे हैं तो मोशन है। लेकिन अगर एक तेज चले और एक स्लो चले ऐसे, तो ये क्या है? यह रिलेटिव मोशन, स्लिप कर रहे हैं ना। ये मतलब एक कम चल रहा है एक तेज, तो स्लिप हो गई आपस में। तो फ्रिक्शन क्या करता है? इस स्लिपिंग को रोकता है। आप सोचो मेरे हाथ पे ऑयल लगा हो तो स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, तो ये इजिली स्लिप करा सकता हूँ ना मैं। लेकिन अगर मेरे हाथों पे रफ हैंड हो, जैसे भी चौक से हो रखे हैं, तो इन्हें रफ ये मूव कराने में एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, स्लिप कराने में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ गया। तो फ्रिक्शन का कोज जानते हैं पहले। इसके बारे में दो थ्योरी है, एक ओल्ड थ्योरी है, एक मॉडर्न थ्योरी है। तो ओल्ड को रहने दो, अब गई अब वो थ्योरी। ओल्ड को बताते थे कि जो सरफेस की इरेगुलरिटी है उसकी वजह से फ्रिक्शन होता है, जैसे आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया होगा। एक्चुअल में फ्रिक्शन क्या है वो देखते हैं आप, ठीक है। जैसे मान लो ये सरफेस है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के सरफेस देखो, ये मान लो ये सरफेस मान लिया मैंने, ग्राउंड कह सकते हैं आप इसे, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, इनके मॉलिक्यूल आपस में कांटेक्ट में आ गए। बचपन में आपको एक बात पढ़ाई जाती थी कि फोर्स दो टाइप का होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स, ठीक है। तो उस टाइम समझने में अच्छा लगता था, लेकिन वो बात गलत है बच्चों। कॉन्टैक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स एक ही हो सकते हैं। जैसे फ्रिक्शन फोर्स को आप 9th-8th क्लास के अकॉर्डिंग आप इसे फील्ड कॉन्टैक्ट फोर्स में मानते हो, लेकिन इसका अगर एक्चुअल कॉज देखोगे तो वो फील्ड फोर्स की वजह से ही होता है। तो अब इन चीज़ों को ठीक करना है आपको। जैसे अब वो गलत नहीं कह सकते, वो ये था कि उस टाइम आपको समझाने का तरीका अच्छा था, वो कि कांटेक्ट में आने की वजह से फोर्स हुआ और कांटेक्ट में आने की वजह से फोर्स नहीं हुआ। अब जैसे देखो, आपने इसे कांटेक्ट फोर्स बोला, मान लो हम जूनियर क्लास की बात करते हैं, तो कांटेक्ट फोर्स मान लिया हमने इसको, लेकिन होता किसकी वजह से? तो यहाँ ये जो मॉलिक्यूल है ये आपस में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं बच्चों? आपस में फोर्स लगा रहे हैं। और मॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा होता है? एक ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूल दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब फोर्स काम करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? फील्ड फोर्स है ना। तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं नहीं, एक्चुअल में ये भी फील्ड फोर्स ही है, ठीक है। तो देखो ये मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आ गए बच्चों, और मॉलिक्यूल ने बना लिया बॉन्ड, जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, आज से स्प्रिंग, एटम, मॉलिक्यूल, मतलब एटॉमिक बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड, न्यूक्लियर बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड जेम्स बॉन्ड नहीं, ये जितने भी बॉन्ड होते हैं ना, ये सब स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। इस बात को पहले समझ लो आप। जैसे एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे होंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में मान रहा हूं मैं भी। लेकिन जैसे तुम इसे कंप्रेस करोगे या खींचोगे, फोर्स आ जाएगा स्प्रिंग में, है ना। अगर समझ में आया? अगर नेचुरल लेंथ में तो कोई फोर्स नहीं है, लेकिन अगर आप इसे कंप्रेस करते हो या खींचते हो तो दोनों केस में इनके बीच में फोर्स आ जाएगा, ए और बी के बीच में। खींचते हो तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा अंदर की तरफ, और कंप्रेस करते हो तो बाहर की तरफ फोर्स होगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अगर मान लो मैं ये कहूं कि यार दो मास हैं, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स सुना होगा जूनियर क्लासेस में, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा, नहीं होगा बच्चों?
ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव होगा और वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा लगेगा, चाहे आप डिस्टेंस बढ़ाओ चाहे घटाओ, हर डिस्टेंस पे लगेगा। ऐसे कूलम फोर्स होता है, ऐसे मैग्नेटिक फोर्स, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। मानते हो बच्चों? लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, मॉलिक्यूलर फोर्स है, एटॉमिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे ये चौक है, इसके मॉलिक्यूल अब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। आपका आंसर हो सकता है अट्रैक्ट, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि मॉलिक्यूल एक फाइनाइट सेपरेशन पे रखे हैं। जब आप उस सेपरेशन पे रखें तो उनके बीच में कोई फोर्स नहीं होता, तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन बोलते हैं उसको। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है जो अपनी शेप नहीं बदल रहा है, तो उसके मॉलिक्यूल जनरली अपनी एक फाइनाइट सेपरेशन पे है, कोई फोर्स नहीं लगा रहे एक दूसरे पे। लेकिन जैसे उसको कोई चेंज करना कोशिश करता है, जैसे मैं चौक को दबाने की कोशिश करूँ ऐसे, तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, कंप्रेस होंगे, तो वो डिस्टेंस बदल जाएगी, नजदीक आने की कोशिश करेंगे। तो सोचो स्प्रिंग सोच लो मॉलिक्यूलर बॉन्ड की बजाय, है ना, तो वो स्प्रिंग दबेगा तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, यानी कि चौक को दबा रहे हो तो मॉलिक्यूल में रिपल्सिव फोर्स हुआ जिससे वो बाहर जाएंगे। और अगर मैं इसको खींचूं ऐसे, तो मैं इसे खींचूंगा तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, स्प्रिंग सोचो मॉलिक्यूलर बॉन्ड की बजाय, वो स्प्रिंग बाहर की तरफ जाएगा तो वो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। तो जैसे मैं इसे ऐसे खींच रहा हूं तो अट्रैक्टिव फोर्स। ये बात मैंने आपको एक बार टेंशन के टाइम भी बताई थी, जब रस्सी का फोर्स बताया था। तो ये बिल्कुल ऐसी, अब देखो ये मॉलिक्यूलर, अब इतना बात समझ में आ गई, तो ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड बन गया और आप सोचो कि यार स्प्रिंग है ये, ठीक है। अब आप इसे ऐसे बाहर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ, इसे चलाने की कोशिश करो इस सरफेस पे, क्या होगा, ये स्प्रिंग खींचेंगे ना, अगर ये स्प्रिंग खींचेंगे तो एक फोर्स डेवलप होगा, है ना, उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन, ठीक है। समझ में आया? जब आप इसे चलाओगे तो ये स्प्रिंग खींचेंगे, मॉलिक्यूलर फोर्स पैदा होगा, तो यहां एक पीछे की डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स पैदा होगा, ठीक है। तो इस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, अगर मान लो मेरे दो हाथ हैं ये, तो मैं इसको दोनों कैसे चला रहा हूं, तो यहां पे कोई स्प्रिंग नहीं खींच रहा है, कोई फ्रिक्शन फील नहीं हुआ, लेकिन मैं एक को स्लो और एक को तेज, तो इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड बने होंगे वो खींचेंगे ना, तो इसलिए फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन तभी एग्जिस्ट करता है जब रिलेटिव मोशन की कोशिश कर रहे हैं आप, ठीक है। अब देखो बच्चों, फ्रिक्शन के बारे में क्या क्या चीजें पता लगी। तो फ्रिक्शन पहले तो हमें पता लगा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये, एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन नेचर, ठीक है, इन नेचर। दूसरा, एक मजेदार बात बताऊं, ये ना डू नॉट डिपेंड एरिया ऑफ कांटेक्ट। अब आपको लगेगा अरे सर एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मैं तुमसे कहूं एक चेयर रखी है बच्चों यहाँ पे मेरे सामने, उसमें 4 पाए हैं, अगर मैं उसे चलाऊं तो फ्रिक्शन फील होगा, वो एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अब मैं उसे ऐसे उठाता हूं कि उसका एक पाया जमीन पर रहता है, 3 पाए हवा में रहते हैं, फिर मैं उठाऊं फिर खींचूं उसको, तो उस केस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा या कम? आपका आंसर आ सकता है कि सर कम होगा, क्योंकि इस बार तो 3 ही पाए, एक ही पाए पर रखी जमीन पे वो। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, इस केस में भी फ्रिक्शन उतना ही होगा। अब ऐसा क्यों, तो अभी देखेंगे, ठीक है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तीसरा, डू नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। मतलब मोशन पे डिपेंड कर सकता है एक बार कि चल रहा है ऑब्जेक्ट या नहीं चल रहा है, लेकिन वेलोसिटी स्लो है या फास्ट है इस बात पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। समझाया? मोशन पे डिपेंड कर सकता है, अभी समझाऊंगा मैं आपको। वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है कि स्लो है या फास्ट है। आप चेयर को तेज स्लो स्लाइड कर रहे हैं या स्लो, इस बात पे डिपेंड नहीं करता फ्रिक्शन। चौथी बात जो अभी नहीं पढ़ा है आपको, जो मतलब आगे पढ़ेंगे हम, इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये क्या होता है सर? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं बच्चों, आगे अगले चैप्टर में बताया जाएगा कि इनकी वजह से वर्क रास्ते पे डिपेंड करता है। जैसे आपके घर से स्कूल 10 किलोमीटर दूर है, तो आपके पास 2 रास्ते हैं, एक शॉर्टकट है 2 किलोमीटर का और एक है 10 किलोमीटर का। अच्छा, शॉर्टकट भी अच्छा रास्ता है, तो आप साइकिल चला के जा रहे हो, तो आप कोशिश कौन से रास्ते से करोगे? 2 किलोमीटर वाले से, है ना, कम एफर्ट लगेंगे, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट कम वर्क होगा। तो रास्ते से रास्ते पे ही डिपेंड करता है कि कौन से पाथ को फॉलो कर रहे हो आप, जो वर्क है। तो इसलिए इसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रखते हैं याद, ठीक है। एक्चुअल में नेचर में ना 2-3 फोर्स कंजर्वेटिव है, बाकी नॉन कंजर्वेटिव, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कंजर्वेटिव है। मैग्नेटिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, एयर रेजिस्टेंस नॉन कंजर्वेटिव है। और यहाँ सोचो, ये तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से भी आया ना, मैग्नेटिक फील्ड भी है इसमें, तो थोड़ा सा जैसा मैग्नेटिक होगा, है ना, फिर जैसे मम्मी पापा में कोई हमारा जो नेचर होता है दोनों का मिला जुला रूप होता है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही इनमें से एक मम्मी एक पापा, तो एक के नेचर पे तो जाएगा ही ना कुछ, तो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो
तो ये इसके कंसेप्ट बताया मैंने। अब फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, कितनी स्टेज हो सकती हैं, आप चाहे टाइप बोलो चाहे स्टेज। देखो क्या है, देखो बच्चों, जैसे लिखते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। जैसे ये एक ब्लॉक है, ठीक है, आप ये बहुत हैवी सा ब्लॉक रखा हुआ है, तो जब ये ऑब्जेक्ट रखा होगा यहां पे तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा बच्चों, ठीक है, ठीक, नॉर्मल रिएक्शन। और आप इसे फोर्स लगा रहे हो, धक्का दे रहे हो, तो जब इसे आप धक्का देंगे तो ये स्प्रिंग खींचेंगे, जैसे मैंने बताया एक फ्रिक्शन लगेगा। और हम ये मान के चल रहे हैं अभी कि फ्रिक्शन से ना ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आगे नहीं जा रहा है तो इसका मतलब है बच्चों कि फोर्स है जो पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है तो दैट इज फ्रिक्शन। तो अभी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो इसका नाम क्या होना चाहिए? दो ऑप्शन देता हूं मैं आपको, एक स्टैटिक एक डायनामिक। ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब रेस्ट में, रेस्ट का मतलब स्टैटिक। तो कौन सा फ्रिक्शन हुआ, स्टैटिक हुआ या डायनामिक? स्टैटिक। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और कौन सा फ्रिक्शन? व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, ठीक है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक है। और ये तो जब मोशन ही नहीं फिर अपोज किसका करेगा सर? तो आप कह सकते हो रिलेटिव मोशन होने का अपोज करता है या अपोज द इंपेंडिंग मोशन। इंपेंडिंग मोशन क्या होता है? अपोज द इंपेंडिंग मोशन, ओए इंपेंडिंग, देखो इंपेंडिंग मोशन मतलब ऐसा मोशन जो मोशन की टेंडेंसी हो लेकिन हो ना रहा हो, ठीक है, ऐसे को बोलते हैं इंपेंडिंग मोशन, टेंस टू मूव, है ना। तो ऐसे मोशन का जो अपोज करता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की बहुत खास बात है बच्चों, जिसको बिल्कुल सबसे अलग करती है, वो ये है, इट इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, एडजस्टेबल फोर्स मतलब ये अपनी डायरेक्शन और अपना मैग्नीट्यूड हालात के अकॉर्डिंग, जैसे होता है ना मौका प्रस्थ, मौके के अकॉर्डिंग अपने चौका लगाते हैं, तो ऐसे ये सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हालात के अकॉर्डिंग देखता है। ऐसा कैसे सर? देखो मान लो, ऐसे सोचो, यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अपने हाथ की बजाय ऐसे बहुत बड़ा बॉक्स है और हाथ की बजाय एक उंगली से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इमेजिन करो आप भी, आप बहुत बड़ा बॉक्स है उसे एक उंगली से पुश करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे 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 ताकत लगाओगे तो आपकी उंगली में दर्द होना शुरू हो जाएगा। आप जितने ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा अपोज होगा, है ना। या बताना ये अलमारी पे डिपेंड कर रहा है, बॉक्स पे जिसे आप पुश कर रहे हो, या आपके हाथ पे, आप पे डिपेंड कर रहा है ना। आप लगा रहे हो फोर्स, यार कम फोर्स लगाओ कम दर्द होगा हाथ में, इसका मतलब कम फील होगा आपको। तो इसका मतलब आप फिर आपने और फोर्स लगा, आपके हाथ में दर्द होता जा रहा है, आपको फील हो रहा है कि यार ये फोर्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ा आप ही रहे हो लेकिन अपोज करने का भी फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो ये स्टैटिक है। देखो नहीं तो एक फिक्स होना चाहिए भाई, आपने फोर्स लगाते जाओ चल पड़े या नहीं, जितना ज्यादा आप फोर्स लगा रहे हो उतना ही फोर्स आप पे लग रहा है। तो ये जो फोर्स होता है स्टैटिक बोला जाता है। और स्टैटिक फोर्स इन जनरल केस में अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होता है, ठीक है। F4S मतलब स्टैटिक के लिए मैंने यहाँ पे S लिख दिया, और नेगेटिव वो अप्लाइड फोर्स होता है, क्योंकि जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही, मान लो आपने फोर्स F लगाया तो उसका उल्टा आपके ऊपर लग रहा है, ठीक है, स्टैटिक। लेकिन अगर हम कहें कि यार बिल्कुल इसे मोशन के कगार पे लेके जाना है, तब स्टैटिक फ्रिक्शन होता है बच्चों लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। फिर ये क्या आ गया? देखो बच्चों, एन है नॉर्मल रिएक्शन, एन इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को तो हम बहुत दिनों से जान रहे हैं भाई, ऐसे। और म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब देखो दो चीजें हैं, फ्रिक्शन ना एक तो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, कितना हैवी है ऑब्जेक्ट उतना ही नॉर्मल रिएक्शन होता जाएगा, एरिया कहीं नहीं है। म्यू एस क्या है? इट रिप्रेजेंट द सर्फ, इट डिपेंड्स ऑन सरफेस ऑफ नेचर, ओह सॉरी नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस, ठीक है।
नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है बच्चों ये, ठीक। ये कैसे सर? मतलब ज़्यादा, मतलब जैसे सरफेस टू सरफेस, अब आप ये बॉक्स आपने रफ सरफेस पे रखा है, ईंटों वाले सरफेस पे रखा है, रेत है जहाँ, तो वहाँ ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। यही बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे, कांच के सरफेस पे रखा है, या बिल्कुल एकदम ऑयली सरफेस पे रखा है, तो वहाँ कम एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो ये नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये बात। और नॉर्मल रिएक्शन जितना ज़्यादा हैवी बॉक्स है उतना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा। इस पर एक और बच्चा बिठा दिया हमने, एक बच्चा यहाँ के बैठ गया इस पर, सोचो और हैवी हो जाएगा ना बॉक्स, तो और ज़्यादा फ्रिक्शन फील होगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू होगी एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस एन। इसको बोलते हैं बच्चों लिमिटेशन फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब इस टाइम मोशन के कगार पे होता है, आपने पूरा फोर्स लगा रखा है, चल नहीं रहा, एक छोटा सा बच्चा आया, उसने फोर्स लगा दिया, चल पड़ेगा ना ये। तो ये मोशन के कगार पे पहुंच गया, तो दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों। अदरवाइज हमेशा इससे कम ही रहती है, और कम है तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी, ठीक है। जो अगर मान लो मोशन के कगार पे नहीं पहुंच पाए, वर्ज ऑफ मोशन बोलते हैं कि इस टाइम पे ऑब्जेक्ट एट द वर्ज ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन, वर्ज का मतलब कगार पे पहुंच गया मोशन के, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग होगा। और उससे पहले क्या होगा, अब मान लो हम फोर्स लगा रहे हो, नहीं चल रहा है वो, तो उस टाइम स्टैटिक केवल अप्लाइड फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट। और आपने कहा सर हमने इसको हटा दिया, अब बताओ सर, तो कोई टेंडेंसी नहीं है स्लिप करने की, कोई अपोज नहीं होगा इंपेंडिंग मोशन का, तो इसका मतलब फ्रिक्शन जीरो हो गया, भले ही कितने रफ सरफेस पे रखा हुआ है, तो फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। क्लियर है? अब आप इसको समझ भी सकते हो ऐसे, आप अभी क्या करो, अपने पेन को उल्टा करो और उसे टेबल पे चलाने की कोशिश करो, बहुत ताकतवर लगा टूट जाएगा। आप उसे पहले हल्के चलाओ ऐसे ऐसे, ठीक है, उल्टा करके, फिर से दबाओ और फिर चलाओ, और ज़्यादा फ्रिक्शन पड़ेगा ना, और दबा के चलाओ और ज़्यादा फ्रिक्शन, यानी कि सीधे सीधे नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। और अब क्या करो, उसको टेबल की बजाय पेपर पे रब करके देखो, तो आपको डिफरेंस फील होगा। वो डिफरेंस है म्यू एस, ठीक है, म्यू एस मतलब नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। हाँ आपको लगेगा सर आप तो चला रहे हो, आप तो बोला था रुका हुआ है, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। अब इस पेन को ऐसे चला लो, फिर से दबा के चलाओ, तो एरिया मायने नहीं रख रहा, आप कितना पुश कर रहे हो, कितना नॉर्मल रिएक्शन दे रहे हो, उस पर डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये दिमाग में आया होगा आपके। अब देखो, अब बच्चों ये पहली स्टेज थी, ये पहला टाइप था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको चलाने जा रहे हैं, दौड़ाने, मूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक और डायनामिक, और डायनामिक, ठीक है, डायनामिक फ्रिक्शन। इस बार क्या किया बच्चों, इसको उतार देते हैं, फोर्स लगा हमने, पर ये चल पड़ा, ठीक है। तो अगर ये चल पड़ा तो इसका मतलब मोशन आ गया, तो यहां जो फ्रिक्शन होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और ये भी ऐसे, मतलब जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा फ्रिक्शन, ये आपको समझा दिया। मैं यहाँ पे डस्टर है मेरे हाथ में, मैं इसको बोर्ड पे रब करूँ ऐसे, एक बार ऐसे, अब दबा के रब करूँ तो फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब सीधे सीधे नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ना कि एरिया पे, ठीक है। अब मैं इसका इतना छोटा सा हिस्सा ले लेता हूँ, ये छोटा सा हिस्सा, इसे रब कर रहा हूँ और इसी को दबा के रब कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेन कंपोनेंट कौन है, सरफेस, ठीक है। मतलब ऐसे देखो, एग्जैक्ट ऐसे बोल देना कि एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये गलत होता है। एक्चुअली बोलना चाहिए ऐसे बोलना चाहिए हमें, ऑलमोस्ट एरिया इंडिपेंडेंट, ठीक है। क्योंकि आपको लगेगा सर मॉलिक्यूलर बॉन्ड तो और ज़्यादा बॉन्ड बनाएंगे तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बॉन्ड ना क्लोज नहीं आ रहे हैं, तो क्लोज आना उनका ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ कुछ ऐसा होता है, बॉन्ड पता क्या होते हैं, जैसे 10 की पावर 24, ठीक है, इसको 2 टाइम्स कर दो तो क्या कोई बहुत बड़ा चेंज आया, नहीं। लेकिन जब वो क्लोज आते हैं ना, तो उनका जो फोर्स होता है, मान लो फोर्स इतना लग रहा है 10 की पावर -8, तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -2। तो देखना क्लोज लाने पे ये वैल्यू में बहुत बड़ा चेंज आया। आप समझ सकते हो इस मैथ्स को। इसको 2 गुना करना, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ाना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। इसमें जब आप कोई ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करो 10 की पावर 24, तब बड़ा चेंज आता है। इसका 10 की पावर -8 से 10 की पावर -2 आ गया और पुश करने से, तो ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात है। तो जब हम एरिया बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ा रहे हैं, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स कर रहे हैं, जो कोई भी नेग्लिजिबल बात है। लेकिन जब हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं ना, तो फोर्स का ऑर्डर बढ़ता है,
नॉर्मल रिएक्शन का। और ऑर्डर बढ़ने से, क्योंकि मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आना शुरू हो जाते हैं, डिस्टेंस कम होती है, तो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है मॉलिक्यूलर फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी म्यू के भी क्या होगा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है, समझ में आया बच्चों, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है दोनों ऑब्जेक्ट के। ठीक है, दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में, सरफेस इन कांटेक्ट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ। अब देखो बच्चों, मोशन आने से फ्रिक्शन, ये हाँ एक और बात, म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। एक बार जब मोशन आ जाता है तो बच्चों फ्रिक्शन कम हो जाता है। उसका कारण समझाऊंगा अभी मैं। देखो रोलिंग फ्रिक्शन, वैसे तो ये अपना पूरा टॉपिक है बच्चों। रोलिंग मोशन जब आएगा ना तो रोलिंग फ्रिक्शन तब आएगा, लेकिन यहाँ बुक्स में लिखा हुआ है तो उसको भी समझा देता हूँ। रोलिंग फ्रिक्शन होता है बच्चों जब, जैसे ये देखो ये पहिया है मेरे हाथ में, अगर ये घूमता है, जैसे हाथ पे रोल कर रहा है ऐसे, ठीक है, देखो ऐसे रोल कर सकता है ना कोई चीज़, जैसे पहिया, गाड़ी का पहिया रोल करता है। तो जब रोल करता है ना कोई ऑब्जेक्ट, तो वो स्लाइड नहीं करता, अगर तमीज से रोल कर रहा है तो, समझ रहे हो, ऐसे 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 स्लाइड नहीं कर रहा है। तो ये स्लाइड करने की कोशिश कर सकता है, जैसे बाइक को आप एकदम एक्सीलेट करो तो टायर उसके स्किड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में तो धीरे धीरे चल ही रहे होते हैं ना, फिर तो स्लिप नहीं करते बाद में जब बाइक चल पड़ती है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई पहिया है, जैसे ये ग्राउंड पे रोल करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे आगे भी बढ़ रहा है, रोल भी, तो इसके जो पॉइंट है ना, ये थोड़ी देर बाद का फोटो देखोगे तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट कांटेक्ट में आ जाएगा, फिर ये ऐसे, तो ये स्लिप करके नहीं जाएंगे। एक तरीका होता है कि यहीं पे जैसे पहिया है और ये ऐसे स्लिप करके जाए पीछे की तरफ, तो वो तो नहीं कर रहा है। तो जब रोल करता है ऑब्जेक्ट तो उस टाइम रिलेटिव मोशन नहीं होता। अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा लेकिन इंपेंडिंग मोशन तो हो रहा है, कोशिश तो कर रहे हैं ना पहिया स्लिप करने की, है ना, ऐसे कोशिश तो करता है ना पहले कोई चीज, अगर ऑयल पड़ा हो तो स्लिप कर जाएगा, तो इंपेंडिंग मोशन हो रहा है, मतलब टेंड्स टू मूव, है ना। तो उस टाइम कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन कम होता है ना, काइनेटिक और लिमिटिंग से कम होता है, बहुत छोटी वैल्यू, तो ये फ्रिक्शन कम होता है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड नहीं कर सकते तो हम उसे रोल करके चलाते हैं। तो पहिए का आविष्कार भी ऐसे ही हुआ, है ना। मान लो एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, उसे लेके जाना है, तो जब पहिया नहीं था तो क्या लकड़ी, गोल गोल लकड़ी रखते थे, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखते थे, पत्थर लेके जाते थे, तो रोल करके जाता, तो फ्रिक्शन कम हो जाता था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो इसलिए हम जहाँ हमें रोटेशन चाहिए होता है वहाँ ना हम बॉल बेयरिंग यूज़ करते हैं ऐसे। इसके अंदर छोटी छोटी गोलियाँ, आपकी साइकिल में भी देखी होंगी आपने, ऐसे स्टील की गोलियाँ होती है ना, स्फेयर्स छोटे छोटे, तो ये बॉल बेयरिंग है, क्योंकि ये स्लाइड नहीं करेंगे, ऐसे घूमेंगे। अगर ऐसे घूमेंगे तो ये रोल कर रहे हैं, तो रोल कर रहे हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, ये हर डिवाइस में लगता है, इलेक्ट्रिक फैन में लगता है, पहियों में लगता है, हर जगह, आपके साइकिल में तो बहुत जगह होगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन का आइडिया अभी हम ये मान लेते हैं कि ये फ्रिक्शन बहुत कम होता है, और इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे रोटेटरी मोशन में। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन, अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ग्राफ बताता हूँ, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन। ठीक है, अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है एक, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, मानते हो, होगा। ये अप्लाइड फोर्स है और ये फ्रिक्शन हुआ, सॉरी, इधर फ्रिक्शन है और ये अप्लाइड फोर्स है। तो पहले इस पे आप कम फोर्स लगा रहे हो तो ये मूव नहीं करेगा, है ना। आप इसे बढ़ाते जा रहे हो तो फोर्स बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। क्या बताया था मैंने कि जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता ये फ्रिक्शन के बराबर होता है, एफ। तो एफ किसके बराबर है, बराबर क्या, प्रोपोर्शनल मानो, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब आप इंपेंडिंग मोशन तक तो ये बात ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको सोचा कि यार इसे चला ही देते हैं, तो एक बार पीक वैल्यू लेंगे, आप बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है सरफेस के, यहाँ पे बॉन्ड है ना, तो यहाँ एक मैक्सिमम वैल्यू, और फिर ये थोड़ा सा ऐसे, फिर ये लगभग कांस्टेंट हो जाता है ऐसे। इस पार्ट को किताब वाले ऐसे भी बना देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये इस तरीके से, ठीक है, डिफाइन नहीं हो पाता है, क्योंकि बॉन्ड टूट रहे, इरेगुलरिटी है, और नॉन यूनिफॉर्म मेथड है, कुछ नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो बिल्कुल डिफाइन नहीं होता। लेकिन किताब में अगर आप देखोगे तो ऐसा बना के देखा होता है, कुछ किताबों में, जो अच्छी टेक्स्ट बुक है उनमें ऐसे ऐसे आपको ऐसे दिखाएगा। तो ये जो मैक्सिमम, देखो ये स्टैटिक है पूरा,
ठीक है, जब तक मूव नहीं करा। मूव कराने के लिए मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है बच्चों, लिमिटिंग, दैट इज लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, म्यू एस एन, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स मतलब किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। और जब ये मूव कर जाता है तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है और इसकी वैल्यू है एफ के, दैट इज म्यू के एन, ठीक है, म्यू के एन ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो एंगल है बच्चों ये लगभग 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि अगर y इक्वल टू एक्स कह रहे हो, आप कहते हो कि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है जब तक ऑब्जेक्ट नहीं मूव करता, तो इसका 45 होनी चाहिए। हालांकि बहुत स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं लिखा है ऐसा, तो लेकिन कॉमन सेंस है यार, 45 होना चाहिए, बहुत सारी बुक्स में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये अप्लाइड फोर्स समझे, ठीक है। ये कम क्यों हो गया, क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसको समझाता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो। जब पहली बार आप इन बॉन्ड को तोड़ोगे तो क्या दोबारा भी बॉन्ड बनेंगे, उतने ही बच्चों बॉन्ड उतने ही बनेंगे, उतने ही ताकतवर बनेंगे। लेकिन जब पहली बार आप बॉन्ड को तोड़ते हो तो कुछ एनर्जी हमेशा के लिए यहाँ स्टोर हो गई, ठीक है। जैसे आपने 20 जूल दिया, फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एनर्जी से समझाता हूँ। 20 जूल एनर्जी दी और 5 जूल इस पर ही स्टोर हो गई। कैसे, जब बॉन्ड खींच के टूटेंगे तो वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन ऐसे, और वाइब्रेशन एक एनर्जी है तो सरफेस पे स्टोर हो गई। तो अगले बॉन्ड को एनर्जी, वो जो स्टोर हो गई एनर्जी वो अगली बार काम आएगी, तो कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। बस ये एक बार होगा, ऐसा यानी कि बार बार, तो वो एनर्जी बार बार काम आ, मतलब हर बार एक बार रिड्यूस हुई ना बस, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसलिए ऐसा है। तो हमें पता होना चाहिए कि म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, ये बात पता लगी। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको यहाँ कंसेप्ट सिखाता हूँ आगे। कंसेप्ट है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। आज की क्लास में मैक्सिमम इसके कंसेप्ट पूरे कर देंगे, फिर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन होते हैं बच्चों। एंगल ऑफ प्रिज्म, ओह एंगल ऑफ प्रिज्म कह रहा हूँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बेटा अभी मैं क्लास ले रहा था, उसमें प्रिज्म पढ़ा रहा था इसलिए ऐसे बोल दिया। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है ना, रफ सरफेस पे रखा है। ये ग्राउंड को पुश कर रहा है तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऐसे, ठीक है। और इधर की तरफ हम इसे अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, तो यहाँ एक फ्रिक्शन लगेगा। अब ध्यान से देखना बच्चों, कुछ चीज़ें सीखनी है। हर एक्शन का ना एक रिएक्शन होता है, तो जैसे फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट पे पीछे है, तो ये भी यहाँ एक ग्राउंड पे फ्रिक्शन लगाएगा, मतलब ग्राउंड पे भी लगेगा, ठीक है। और ये किस पे है, ऑन फ्लोर, ठीक है। और ये किस पे है, ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब बिल्कुल। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, जैसे एक बड़े से बॉक्स को आप कारपेट पे रख दो और उसे धक्के लो, तो ऑब्जेक्ट तो आगे जाएगा, इसका मतलब फ्रिक्शन पीछे, लेकिन कारपेट भी आगे जा रही होती कई बार बॉक्स के साथ, है ना। तो इसका मतलब उस पर भी फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स पीछे आगे की तरफ है भाई। फर्श पे अगर मान लो कारपेट नहीं है तो जो भी चीज़ें होंगी वो कूड़ा वूड़ा जो भी मिट्टी विट्टी उसके साथ घिसटती है ना। तो इसका मतलब फ्लोर पे आगे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन का तो आपको पता है, नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा ग्राउंड पे ऑन फ्लोर। तो जितने फोर्स इसने इस पे लगाए उतने ही फोर्स यहाँ लगे, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट की वजह से हैं दोनों, तो इसका मतलब इन्हें कॉन्टैक्ट फोर्स बोलना चाहिए, है ना। कॉन्टैक्ट की वजह से ना नॉर्मल रिएक्शन भी फ्रिक्शन भी। वो मत सोचना कि सर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला आपने, वो ठीक है, लेकिन ये फ्रिक्शन की वजह से है, और सॉरी कॉन्टैक्ट में आने की वजह से है दोनों फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन भी और फ्रिक्शन भी। अब देखो, अब इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट बनाने की कोशिश करते हैं। अब एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूंगा भाई नेट फोर्स कितना लगाया ग्राउंडेड ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आप कहोगे सर एक तो नॉर्मल रिएक्शन है, एक फ्रिक्शन। वेट को नहीं सोचोगे, वेट तो अर्थ लगाती है ना भाई। अर्थ थोड़ी है ग्राउंड, अर्थ तो पूरा एक सिस्टम है। ये तो फ्लोर तो टेबल भी हो सकती है, टेबल के ऊपर रखा हो। तो जो दो कॉन्टैक्ट में है सरफेस, उनमें दो फोर्स लगे, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो एक बच्चे ने कहा सर इसको यहां से उठा के यहां रख दो, ठीक है, और ऐसे रिजल्टेंट बनाओ, तो ये हो जाएगा FR, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कितना होगा देखना जरा। अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो भाई पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये 90, ये फ्रिक्शन। पाइथागोरस लगेगा, कौन सी थ्योरम लगेगी बताना। दो वेक्टर है ना, ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम कितनी होगी बच्चों, F² + N², ठीक है।
एफ आर इक्वल टू एफ स्क्वायर दैट इज म्यू एस, ओ सॉरी म्यू एन, है ना भाई। अगर मान लो मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, ये म्यू एस एन का होल स्क्वायर, है ना, लिमिटिंग की बात करें तो। चलो मैं इतना ही रोक के रख देता हूँ, अभी वैल्यू बाद में देखेंगे। ये फोर्स आ गया। अब मैं यहाँ एक एंगल पता करने जा रहा हूँ बच्चों, ये थीटा, ठीक है। क्यों सर? देखो ये एंगल ना, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्यों? जैसे ये टेन थीटा है बच्चों, टेन थीटा होगा एफ अपॉन एन, मानते हो? होगा नहीं? टेन थीटा एफ अपॉन एन होगा। और एफ कितना होगा? डिपेंड करता है। अगर ये मोशन में है तो म्यू के एन होगा, है ना, फ्रिक्शन पड़ा है। और अगर मोशन में नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो म्यू के एन, है ना। तो मैं इसे म्यू लिख देता हूँ। अभी हमें नहीं पता भाई ये कितना है, ठीक है। तो एन से एन, तो टेन थीटा इक्वल टू म्यू, ठीक है, और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, ठीक है। एक बात सोचो, हम इससे बोल रहे हैं बच्चों थीटा को एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों बोलते हैं? अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो स्कूल में लिखोगे, इट इज द एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। और एक बात सोचो, ये जितना फ्रिक्शन है, जितना बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन जितना बड़ा होगा एंगल उतना बड़ा होगा। क्लियर है? फ्रिक्शन जितना बड़ा होगा एंगल उतना बड़ा होगा, तो इसलिए इसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर मान लो ये फ्रिक्शन ही ना हो तो ये एंगल घटते जीरो पे चला जाएगा, नहीं तो एंगल ही नहीं होगा। इसका मतलब ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा एंगल, तो ये एंगल को मेजर कर देता है, इसलिए इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? भाई जितना बड़ा एरो होगा उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप अगर मूव कर रहा है तो म्यू के, और मूव नहीं करना टेंडेंसी है तो म्यू एस। अब मैं आपसे पूछूं कि यार ये क्लियर है बच्चों? अब मैं आपसे पूछूं कि देखो मैं आपसे कहूं कि यार ये जो एफ कैलकुलेट किया आपने रिजल्टेंट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ, ऐसे लिखा है ना। तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू में सोचो, मैक्सिमम कितना हो सकता है ये? तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कब होता है? जब ये कितना होता है एफ, मतलब एफ की वैल्यू क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन ना। तो एफ की जगह मैं क्या लिख दूंगा? म्यू एस एन का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है ना। तो एन इंटू अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1, ये हुआ इसकी मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? और मैं कहूँ मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? बस फ्रिक्शन ही हटा दो, ये तो नहीं हट सकता। मतलब फ्रिक्शन कैसे हट सकता है? और ये ब्लॉक रखा हुआ है, आप इसे छेड़ो ही मत, ये रेस्ट में आ गया, तो उसकी टेंडेंसी नहीं है कहीं जाने की, इंपेंडिंग मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है, तो फ्रिक्शन हट गया। तो ये हटा दो, केवल एन बचेगा नहीं, एन स्क्वायर रूट हट के क्या बचा? एन। तो ये मिनिमम फोर्स हो गया। बोलो कोई डाउट यहां तक? तो इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। एन की वैल्यू अगर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपको पता है उस केस में एन किसके बराबर होता है? एम जी के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जेई वगैरह के लिए, नीट के लिए, किसी एग्जाम के लिए। और एन की जगह यहाँ एम जी अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से। तो ये थ्योरेटिकल बातें सीख रहे हैं हम, ठीक है। देखो बच्चों आप लोगों का बहुत डिमांड रहती थी कि सर सीबीएसई एक्सक्लूसिव पढ़ाइए सर, जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में आता है, सर डेरिवेशन करा दो, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती थी आपकी। मैंने कहा था बेटा ये तो कंप्लीट है, अभी जो पढ़ा रहा हूँ मैं ये तो बिल्कुल एडवांस लेवल, जेई लेवल, नीट लेवल है, केवीपीवाई के लिए। अगर आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव सीबीएसई के लिए पढ़ना है तो आपके लिए खुशखबरी है कि मैंने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया, और वहाँ आप मेरे सारे कोर्स, जिसमें फ्री कोर्स भी हैं, यूट्यूब कोर्स भी हैं, स्पेशल क्लासेस भी हैं, और प्लस के कोर्स हैं जिनमें आपको होमवर्क वगैरह दूंगा, मैं आपको प्रॉपर नोट्स दूंगा, आपको वो ले सकते हो आप। और क्लास 11th या 12th ये आपको आप डिसाइड करो कि कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है। तो अगर आप इसमें आपको बता देता हूँ मैं कि जैसे 1 मंथ के लिए आप करके देख लो पहले, ठीक है। तो 1 मंथ में आपको 2700 रुपीज़ का कोर्स है ये। लेकिन अगर आप इनके बढ़ाते हो ना टाइम, जैसे 3 मंथ्स का ले लिया, 3 मंथ्स का लोगे तो 28% ऑफ मिलेगा आपको, फिर सस्ता पड़ जाएगा। 6 मंथ का लोगे तो और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा फिर।
इसी प्राइस पे, और फिर 12th मंथ का लेते हो, जैसे पूरे एक सेशन लेना है आपको, मान लो 10th में आए हो, 11th में जा रहे हो, तो पूरे साल का ले लो, 58% ऑफ है इसमें, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अगर मान लो जो भी आपको कोर्स लेना है या फ्री कोर्स भी लेना है, तो अगर मेरे क्लास में आना है तो उसके लिए ये कोड आपको डालना है, उज्ज्वल K10, ठीक है। ये मेरा कोड है, रेफरल कोड बोलते हैं इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको एक तो इन पे ही डिस्काउंट मिल जाएगा 10%, ये जो प्राइस है ना, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पता भी होगा इस प्रोसेस का। तो अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड कर लो और उस ऐप के अंदर ये कोड डाल के आप पहले मेरे फ्री कोर्स भी आप देख लोगे, और आपको पता ही है कि यार क्या पढ़ाता हूँ मैं, क्या नहीं पढ़ाता हूँ, तो इसलिए डायरेक्ट ये भी ले लोगे तो बुरा नहीं है कुछ, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। और सिंसियरिटी के साथ पढ़ेंगे बच्चों इस प्लेटफॉर्म पे हम, बिल्कुल एकदम जैसा कि हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम फोकस होके, ठीक है। क्योंकि 11th-12th बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई 11th-12th में लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, भाई कैसे क्वेश्चन का जवाब देना है, तो वो सारी चीज़ें उस एक्सक्लूसिव क्लास में मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे ये एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, इसका मास है 5 kg, ठीक है, और इस पर यहाँ कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक। इस सरफेस के लिए म्यू एस दे रखा है 0.5 और म्यू के दे रखा है 0.2, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इफ फर्स्ट पार्ट ये फोर्स इज 0 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स जो है ना 0 न्यूटन है। दूसरा F इज 8 न्यूटन, ठीक है, F इज 8 न्यूटन। थर्ड में है बच्चों F इज 25 न्यूटन, ठीक है, सॉरी 30 न्यूटन। 3 पार्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन है बच्चों, क्या बताना है, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है इस ब्लॉक पे, अगर F की वैल्यू ये है। तो चलो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व करके देखो, वीडियो पॉज करके देखो बच्चों। अगर 0 न्यूटन फोर्स है ये, तो बताओ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, क्या इसकी टेंडेंसी है लेफ्ट राइट जाने की, क्या इंपेंडिंग मोशन या रिलेटिव मोशन है, नहीं है, तो इसकी कोई टेंडेंसी नहीं है। इसका मतलब फ्रिक्शन, भले ये रफ है सरफेस, अच्छी बात है, लेकिन फ्रिक्शन क्या होगा बच्चों यहाँ पे 0, ठीक है, फ्रिक्शन कितना होगा 0। सेकेंड केस F इक्वल टू 8 न्यूटन, है ना, आप इस पे 8 न्यूटन लगा रहे हो। अब क्वेश्चन ये है कि 8 न्यूटन लगा रहे तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा, है ना, क्वेश्चन ये है ना, इंपेंडिंग है या मोशन है, रिलेटिव मोशन आ गया। तो देखते हैं बच्चों, आप एक बात सोचो, अगर इस ऑब्जेक्ट को चलाना है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए हमें एक फ्रिक्शन से गुजरना होता है जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, तभी बॉन्ड टूटते हैं पहली बार। तो वो कितना होता है, तो वो होता है लिमिटिंग म्यू एस इंटू एन, ये पढ़ा था ना n, और n कितना होगा यहाँ पे 5g। इतने तो क्वेश्चन कर चुके हैं हम लॉज ऑफ मोशन के यार, हैं, डायरेक्ट भी बता सकते हो। 0.5 n कितना होगा 5g, ठीक है, तो 25 न्यूटन। समझ रहे बच्चों, ये 25 न्यूटन आ गया, क्लियर। तो देखो F इक्वल टू 8 न्यूटन है ये, हाँ। तो फ्रिक्शन, अब सोचो इसको चलाने के लिए कितने फोर्स की जरूरत है, 25 न्यूटन की, और आपने कितने लगाया है 8 न्यूटन। क्या चल पा रहा होगा, नहीं, तो इसका मतलब ये तो स्टैटिक है, नॉट लिमिटिंग, स्टैटिक है, चल ही नहीं पा रहा है, इंपेंडिंग मोशन है, चल नहीं पा रहा है। तो चल नहीं पा रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शन कितना होगा स्टैटिक, और वो कितना होता है नेगेटिव ऑफ अप्लाइड फोर्स। नेगेटिव लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो भी बात, नेगेटिव का मतलब अपोजिट, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन क्या होगा -8 न्यूटन, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अच्छा यहाँ एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे क्लास के दौरान, अभी इस पर डिस्कस करेंगे। जब हम चलते हैं तो हमारे ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है, आगे या पीछे, सोचते रहो इस क्वेश्चन को, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अभी। अब तीसरा पार्ट देखते हैं बच्चों, तीसरा पार्ट F कितना है 30 न्यूटन। तो बताओ जब 30 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा। आपको चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए था अभी आपने कैलकुलेट कर रखा है 25 न्यूटन, आप तो लगा रहे हो 30 न्यूटन, इसका आज तो चलेगा ही। और जब ये चलेगा, इस पे आगे 30 न्यूटन है, तो पीछे की तरफ कितना फ्रिक्शन होगा, बोलो बच्चों, म्यू के एन, ठीक है।
म्यू के एन। क्लियर? तो कितना हो जाएगा फ्रिक्शन? म्यू के हो जाएगा 0. भाई अब तो मूव कर रहा है ना ये, 0.5 इंटू एन। एन कितना है आपको पता है? 5G है ना? ओ सॉरी, ये 0.2 है म्यू के। भाई आज ना हम ये लिख रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एन, तो म्यू के की वैल्यू ये तो 10 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है? तो जब हम 30 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो उस टाइम ये मूव करना शुरू कर देगा और फ्रिक्शन कितना होगा? 10 न्यूटन। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान रखना। अब देखो ऐसे समझो, आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा और क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते हैं। जैसे पहले मैं आपको सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड। ये ऑब्जेक्ट है और आपने इसको फेंक दिया, ठीक है? ये सरफेस फ्रिक्शन है इसके पास, म्यू। ठीक है? अब मूव कर रहा है तो म्यू के लिखेंगे हम, और अब क्वेश्चंस में म्यू के म्यू एस लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया क्वेश्चन, समझ लिया हमने कि डिफरेंस क्या है। अगर आपने इसे फेंक दिया तो ये कहीं ना कहीं तो रुकेगा। ठीक है बच्चों? कहीं ना कहीं तो रुकेगा। तो इस केस में इसे रोकने में कितना रिटार्डेशन करेगा फ्रिक्शन? तो देखो जैसे यहाँ नॉर्मल रिएक्शन को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों। एन एम जी, और इधर पीछे की तरफ कितना होगा फ्रिक्शन? म्यू एन। तो आपने इसे स्पीड देके छोड़ा है, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो। जैसे जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्री कर देते हो, धक्का देके छोड़ दिया, फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो फोर्स तो नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन वेट यही रह गए, कोई आगे की तरफ फोर्स तो नहीं है। तो इस केस में बच्चों पीछे की तरफ एक रिटार्डेशन होगा। ठीक है? तो वो होगा जैसे हमने पढ़ रखा है F = ma। ठीक है? लेकिन ये फोर्स क्या है? पीछे की तरफ है, तो म्यू एन इक्वल टू ma, और म्यू एन की जगह क्या लिखोगे? mg, तो ma, तो a इक्वल टू माइनस म्यू जी, यानी कि रिटार्डेशन का काम करेगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट को फेंक देंगे, हमसे पूछा जाएगा कितनी देर में रुकेगा, कहाँ रुकेगा, तो रिटार्डेशन कितना आ गया? म्यू जी। पता ना म्यू भी कांस्टेंट होता है और जी भी, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आई, तो क्या न्यूटन इक्वेशन लगा सकते हैं? हाँ। तो देखो हमारे पास आ गया a इक्वल टू माइनस म्यू जी। ठीक है? अब देखो तो यहाँ 3 इक्वेशन होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है ना, तो इसकी जगह क्या लिखोगे बच्चों? v इक्वल टू यू माइनस म्यू जी टी। अच्छा, x इक्वल टू क्या होता है बच्चों? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है? तो इसको क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू यू टी माइनस हाफ म्यू जी टी स्क्वायर। ठीक है? थर्ड, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी एक्स। समझ में आया बच्चों? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी एक्स, ये इक्वेशन आ गई। क्लियर है? अब देखो यहाँ सब में ना माइनस लिखा हुआ है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। जब आपको जरूरत हो जिस इक्वेशन की वो इस्तेमाल करो, चाहे प्लस भी हो सकता है बच्चों। अब वो क्वेश्चन आ गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा गलती करते हैं, जो भी आपको दिया था। जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन किधर होता है, आगे या पीछे? देखो बच्चों, जब हम चलते हैं तो हम चलने की कोशिश क्या करते हैं? हम ग्राउंड को ना धकेलने के पीछे की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, है ना? तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो आदमी, देखो ये कैमरा ऐसे ऐसे चलते हैं, तो हमारा एक पैर आगे है, तो अब ये पैर आगे है, अब ये दूसरा रखेंगे हम यहाँ, तो दूसरे से ग्राउंड को ऐसे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। आप करके देखो, ऐसे जब ऐसे करते हो ना पीछे की तरफ, आपके पैर की टेंडेंसी पीछे जाने की, तो फ्रिक्शन देखना किधर लगा? आगे। आप ऐसे ही सोचो यार, आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से आगे चले गए, तो कौन सा फोर्स था जो आपको लेके गया? सर हमारा फोर्स था। भाई उस फोर्स का नाम तो बताओ क्या है? तो हमारा कोई फोर्स ही नहीं, हवा में कर दो हमें कितनी कोशिश कर लो, आप नहीं चल पाओगे। अब आपके पैर जमीन से ऊपर हो तो, इसलिए बोलते हैं ना जमीन पे जुड़ के रहना चाहिए आदमी को, जमीन पे पैर रखने चाहिए, तभी चलते हैं हम आगे। अगर हवा में हो तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे तो पैर जमीन पे रखे तो जमीन हमें फ्रिक्शन देती है, ग्राउंड, तो फ्रिक्शन से देखो हम ऐसे आगे चल पा रहे हैं। हमारे पैर की टेंडेंसी देखो बार बार पीछे की तरफ है ना, तो ये हमें आगे की तरफ धक्का दे रहा है। क्लियर है? तो फ्रिक्शन हमें आगे बढ़ाता है। तो अगर हम चलते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई जानवर, इंसान तो बहुत ही बड़ा जानवर है, तो ये जब भी आगे चलते हैं तो फ्रिक्शन हमेशा आगे की तरफ होता है। हाँ, जब किसी ऑब्जेक्ट को धकेलते हो आप, जैसे इस चौक को मैं
ऐसे खींच के ले जा रहा हूँ, तो देखो इसका मोशन आगे है, फ्रिक्शन पीछे हुआ, ठीक है। तो मैंने कहा था ना शुरू में कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, तो यहाँ भी वही बात है, रिलेटिव मोशन का अपोज होगा, ठीक है। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों उस केस में, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अगर मूवमेंट आगे की तरफ फ्रिक्शन मोशन पैदा कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है तो प्लस लिख देंगे, और रिटार्ड कर रहा है तो माइनस कर देंगे। क्लियर है बात। तो जैसे कोई, अब मैं आपसे पूछूं कि एक गाड़ी खड़ी थी, वो एक जगह से दूसरे जगह चली गई, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन लगा होगा, तो फ्रिक्शन पे आगे की तरफ होगा। फिर यहाँ थोड़ा आगे चल के हम ये समझेंगे कि व्हील पे डिपेंड करता है, जैसे साइकिल के पेडल मार रहे होते हैं ना, तो व्हील अलग अलग व्हील पे अलग अलग डायरेक्शन होती है, लेकिन अगर वो आगे जा रही है ना साइकिल, तो पक्की बात है नेट फोर्स आगे की तरफ है, ठीक है। जैसे मून वॉक करते हैं तो वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ऐसे लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट पैर तो आगे चला रहा है वो और पीछे जा रहा है, तो वो कारण वही है। आप ये मत देखो उसके पैर वैर कैसे चले, आप देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अगर पीछे पहुंचा है तो फ्रिक्शन पीछे, आगे चला है तो फ्रिक्शन आगे, क्योंकि फ्रिक्शन ही चलाएगा हमें, ठीक है। समझ में आया बच्चों। अब देखो, अब मैंने ये फॉर्मूले बना लिए। अब जैसे क्वेश्चन आया, ठीक, क्वेश्चन आया पहला कि एक ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, ठीक है, और यहाँ म्यू के रिटार्डेशन वाला 0.4 है, तो बताओ इतनी स्पीड दे के फेंका है, तो ये यहाँ के रेस्ट में आ गया, भाई कहीं तो रुकेगा ना, यहाँ रेस्ट में आ गया। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी है और ये स्पीड टाइम कितना लगा। फाइंड स्टॉपिंग टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये बताना। फाइंड स्टॉपिंग टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है, ये बताना है बच्चों। तो देखो, अगर हमने देखा कि यार ये स्पीड है ना, यहाँ के रुक गया, ये म्यू के दे रखा है, इनिशियल स्पीड पता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है ना ये, तो v इक्वल टू यू माइनस म्यू जी टी। आप फॉर्मूले बना के रख लो, ज़्यादा बेटर है, जैसे मैंने बना दिया। नहीं अगर आपको बनाने तो फोर्स डायरेक्ट देख के भी सोच सकते हो। तो जब रुकेगा तो स्पीड 0, यू कितना है 20, माइनस म्यू कितना है 0.4, जी की वैल्यू 10 ही लेते हैं मेरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 20 इधर जाएगा, 5 सेकेंड, ठीक है। चेक कर लेना भाई, कैलकुलेशन ऐसी है मेरी, ठीक है। अब देखो 5 सेकेंड आ गया, और अब डिस्टेंस पता करनी है, तो डिस्टेंस में देखो फाइनल स्पीड 0 हो गई है ना, तो ये थर्ड इक्वेशन लगा दो, 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी एक्स। तो x कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2 म्यू जी, ठीक है। तो u कितना है 20, म्यू कितना है 0.4, जी 10 है, ठीक है। तो एक तो ये कट गया और एक यहाँ 10 आ जाएगा, तो 4 पंजे 20, 50 आ गया बच्चों, ठीक है, 50 मीटर। चेक कर लेना बाकी कैलकुलेशन। तो ये डिस्टेंस आ गई। अब मैं आपसे क्वेश्चन देता हूँ आपको कि मान लो एक बच्चे का नाम है शिनचैन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के इक्वल टू 0.5 है। उसके न्यू शूज़ हैं, नए जूते लिए हैं उसने, और उसका फ्रिक्शन है ग्राउंड के इसके बीच में 0.5। वो रेस्ट में खड़ा है, ये रेस्ट में खड़ा है शिनचैन, ठीक है, यहाँ रेस्ट में। ये दौड़ना शुरू करता है बच्चों, ठीक है। नए जूतों का फ्रिक्शन है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो बताओ कितनी देर में वो 2 मीटर पर सेकंड स्पीड एक्वायर कर लेगा, ठीक है। टाइम बताना है। अब ये रेस्ट में ग्राउंड पे दौड़ना शुरू करेगा तो कितनी देर में ये 2 मीटर पर सेकंड स्पीड एक्वायर कर लेगा। अब मुझे बताओ अगर ये दौड़ेगा तो फ्रिक्शन आगे होगा या पीछे, ये बताओ पहले। ऑब्वियसली अभी जो सिखाया है ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो कोई तो फोर्स लाया होगा, तो फ्रिक्शन, इस पे फ्रिक्शन आगे, इस पे पीछे। पिछले क्वेश्चन में क्यों था पीछे, क्योंकि आपने इसे फेंका था, तो ड्रैगिंग हुई, ड्रैगिंग से रुका था। ये अपने आप चलेगा, अपने आप ट्राई कर रहा है चलने की, ठीक है। तो इस केस में तो फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है, उसका एक्सेलेरेशन। अब देखो इक्वेशन, p की वैल्यू है कितनी 2 और रेस्ट से चला है 0,
तो म्यू के 0.5 इंटू जी 10 टी, ठीक है, 5 से 10 आ जाएगा, कट गया, t इक्वल टू 2/5 और कितना आ गया 0.4 सेकेंड। तो 0.4 सेकेंड में इतनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, ठीक है। तो जब भागेगा तो फ्रिक्शन आगे और इसको हेल्प करेगा फ्रिक्शन, और ये इतनी स्पीड एक्वायर कर लेगा, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि यार फ्रिक्शन जो है ऐसे केस में हेल्प भी करता है। तो उसी टाइप से आपको क्वेश्चन में देखना है, जैसे गाड़ी दौड़ रही है, स्टार्ट हुई और दौड़ना शुरू हो गई, घोड़ा गाड़ी, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो प्लस ले लेना। और किसी को धकेल रहे हैं हम, पुश कर रहे हैं, तो फिर देखना है कि उसकी टेंडेंसी कैसी है, ठीक है। स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आज की क्लास में लास्ट पॉइंट है ये, एंगल ऑफ रिपोज। ये थ्योरी पूरी कर देता हूँ आज की क्लास में और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगली क्लास में क्वेश्चंस पूरे करेंगे, प्रॉब्लम बहुत कुछ है बच्चों अभी इस चैप्टर में। ये एंगल थीटा है, ठीक है, रफ सरफेस है। अब इस पर कोई ऑब्जेक्ट रख दो तो चांस है कि वो रुका रहे, लेकिन अगर आप इस एंगल को बढ़ाते जाओ तो चांस है नहीं गिरेगा, ये स्लिप करेगा। अभी रुका हुआ है, ऐसे 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 देखो स्लिप कर रहा है और कम एंगल पे रुका रहता है। स्मूथ होता तो कभी ना रुकता, है ना। स्मूथ में तो एंगल 0 के अलावा कुछ भी होता तो स्लाइड करता। तो यहाँ रफ है ये सरफेस। तो हमसे पूछा जा रहा है भाई कितना मैक्सिमम एंगल हो सकता है। तो थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। इट इज मैक्सिमम inclination of rough surface where a block can be stationary, ठीक है, स्टेशनरी, ठीक। तो देखो ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, तो जब इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है तो वेट तो इसका नीचे होता ही है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, तो फ्रिक्शन कितना होगा बच्चों, पीछे की तरफ होगा नहीं, ठीक है। और मैक्सिमम टेंडेंसी है तो म्यू एस एन होगा ये, है ना भाई। मैक्सिमम एंगल ले रहे हो तो मैक्सिमम पे रुका रहे तो बिल्कुल मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकता है, लिमिटिंग, तो म्यू एस एन लिख दिया। और ये एंगल थीटा, ठीक है। ये सारे फोर्स ब्लॉक पे देख रहे हैं हम, सरफेस पे नहीं देख रहे। सरफेस पे उल्टे होंगे, सरफेस पे फ्रिक्शन इधर होगा, नॉर्मल रिएक्शन नीचे होगा, हम ब्लॉक पे देख रहे हैं बच्चों। मुझे बताओ अगर हम इसका एफबीडी बना लें ऐसे, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, भाई एफबीडी बहुत बना चुके हैं हम, अब आपको पता हो जाना चाहिए। ये एम जी कॉस थीटा, ये म्यू एस एन, ये एम जी साइन थीटा। तो इक्विलिब्रियम के लिए एन किसके बराबर होगा, एम जी कॉस थीटा के, और म्यू एस एन किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा के, ठीक है, मानते हो। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, सेकंड बाय फर्स्ट, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, सेकंड बाय फर्स्ट करा, इक्वल टू म्यू एस। आपको लगेगा सर ये तो वो भी वही आ रहा है जो एंगल ऑफ रिपोज आपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाया था, वैसे ही है ना। तो ये वही है, कैसे होगा अभी बताता हूँ। मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों कॉम्पिटिशन के लिए। फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेन ऑन द ब्लॉक, बताओ बच्चों। तो ये क्या होगा बच्चों, एक तो ये फोर्स और एक ये फोर्स, ठीक है। तो फोर्स हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, तो इसको यहाँ से यहाँ ले आओ, म्यू एस एन, ठीक है, ये हो जाएगा फोर्स। भाई दो फोर्स लग रहे हैं तो इसको उठा के यहाँ ले गए, तो रिजल्टेंट फोर्स पता करने जा रहे हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस म्यू एस एन का होल स्क्वायर, ठीक है। एन की बार एन 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, है ना। एन कितना है देखना जरा, एम जी कॉस थीटा, और म्यू एस कितना है देखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन थीटा रखेंगे यहाँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा रूट होके सेक थीटा, सेक थीटा। अब देखो क्या बचा, ये एफ इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और यहाँ बचेगा ये पूरा सेक थीटा कहलाता है, कट गया, क्या बचा, एम जी। हो गया यार, ये क्या बात हुई, मतलब इस इंक्लाइंड प्लेन ने इस ब्लॉक के ऊपर
म्यू एन और एन का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो एन वो mg के बराबर आ रहा है ना। आप कॉमन सेंस भी है वैसे कि यार इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखना है हाथ में ऐसे, चाहे तिरछा चाहे सीधा, वेट के बराबर ही तो रखना पड़ेगा फोर्स, है ना। तो वेट के बराबर, और ये mg बिल्कुल ऐसे जा रहा है, बिल्कुल डायरेक्शन भी इसकी पैरेलल उसके एंटी पैरेलल ऐसे, तो ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ रिपोज। और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता था बच्चों, याद करो, कॉन्टैक्ट फोर्स का फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल होता था वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता था ना। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी है अपने आप में, है ना। तो आज मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखाया। अगली क्लास में हम बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम और स्लाइडिंग प्रॉब्लम, बहुत मल्टीपल क्वेश्चन है बच्चों, इसमें खत्म नहीं हुआ अभी है, ठीक है। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे, बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है। थैंक यू बच्चों।